अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, हमारी डिस्कशन टारगेट कॉस्टिंग के ऊपर हो रही थी और टारगेट कॉस्टिंग से रिलेटेड जो बेसिक इक्वेशन थी और कॉन्सेप्ट थे वो हमने कल डिस्कस कर लिए थे। इलस्ट्रेशंस भी हमने कुछ देख ली थी इन कैलकुलेशंस को इन्वॉल्व करते हुए। तो कोई क्वेश्चन कल के लेक्चर से जनाब? अच्छा जी, आज फिर हम कुछ पास पेपर क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 हमारे एजेंडे में है आज के। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी असाइनमेंट में रहेगा और ये क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने आपको कल बता दिया था, ये रेलेवेंट कॉस्टिंग के बाद हम इसको डिस्कस कर लेंगे। ऑटम 24 का क्वेश्चन 4 जो है। तो लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास पुरानी स्कीम में 2015 में ये सवाल आया था। नई स्कीम में तो 2 दफ़ा आया हुआ है, एक 22 में आया था और एक 24 में आया था, वो भी देखेंगे इंशाअल्लाह सवाल हम। ये पुरानी स्कीम में सवाल आया था और पहले हम इसकी रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं और फिर मैं रिक्वायरमेंट को आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्वेश्चन रीडिंग हम बाद में करेंगे ताकि हमारी क्वेश्चन रीडिंग ज़रा इफेक्टिव हो जाएगी। फ्रॉम द अबव इंफॉर्मेशन डिटरमिन द डिस्काउंट that HL should obtain in order to achieve the target gross profit. Discount on material, मैं इसको ज़रा क्लेरिफाई कर दूं क्योंकि सवाल हमने पढ़ा नहीं। तो वो कहते हैं जी आप बताइए आपको मटेरियल पे कितना डिस्काउंट मिले कि आप टारगेट प्रॉफिट को अचीव कर लें। अच्छा, टारगेट कॉस्टिंग के कॉन्सेप्ट में अगर हम बात करें तो हमें कॉस्ट गैप कैलकुलेट करना सिखाया जाता है, जिसमें हम एस्टिमेटेड कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं, जिसमें डायरेक्ट मटेरियल हो जाता है, डायरेक्ट लेबर हो जाता है, ओवरहेड्स हो जाते हैं। फिर हम इसको टारगेट कॉस्ट से कंपेयर करते हैं तो हमें कॉस्ट गैप मिलता है। नॉर्मली हम क्या समझते हैं कि अगर हमें टारगेट प्रॉफिट को अर्न करना है तो हमें अपनी कॉस्ट को नीचे लाना है। किस अमाउंट से? कॉस्ट गैप से। ऐसा ही अगर हमें टारगेट प्रॉफिट हासिल करना है तो हमें अपनी एस्टिमेटेड कॉस्ट को नीचे लाना पड़ेगा। किस अमाउंट से? कॉस्ट गैप से। कॉस्ट गैप मतलब कॉस्ट से कॉस्ट कितनी रिड्यूस करें कि हम टारगेट प्रॉफिट हासिल कर पाए। अच्छा, अब यहां पे उसने ये नहीं कहा कि आप कॉस्ट को कितना कम करो टारगेट प्रॉफिट हासिल करने के लिए। उसने कहा है मटेरियल में कितना डिस्काउंट मिले कि आपका टारगेट प्रॉफिट हासिल हो जाए। तो भाई हमने इस यहां से जो क्लियर हुआ, लेट्स अज्यूम मेरी मटेरियल कॉस्ट 100 रुपया है, लेबर कॉस्ट मेरी 50 रुपये है, ओवरहेड मेरे 20 रुपये हैं, टोटल हो गया 170। टारगेट कॉस्ट मेरी आई से 150, कॉस्ट गैप आ गया 20 रुपये। अब मुझसे पूछे कॉस्ट को कितना कम करने हैं टारगेट प्रॉफिट हासिल करने के लिए, तो भाई कॉस्ट में 20 रुपये की कमी लानी है। कॉस्ट 150 पे आ गई तो टारगेट प्रॉफिट हासिल हो जाएगा। मुझसे पूछा जाए मटेरियल कॉस्ट को कितना कम करना है, मतलब आपकी जब हम इस कॉस्ट की बात कर रहे हैं ना तो इसमें तीनों कवर हो रही हैं, इन तीनों को मिला के 20 रुपये कम करने की बात हो रही है। लेकिन अब वो हमसे पूछ रहा है मटेरियल में कितना डिस्काउंट लिया जाएगा टारगेट प्रॉफिट हासिल हो। इसका मतलब जितनी कमी लानी है वो आपने मटेरियल कॉस्ट में लानी है। तो रिक्वायर्ड डिस्काउंट, रिक्वायर्ड रिडक्शन कह लो, रिक्वायर्ड रिडक्शन कह लो या डिस्काउंट कह लो इन मटेरियल कॉस्ट इज इक्वल टू कॉस्ट गैप डिवाइडेड विद मटेरियल कॉस्ट इनटू 100% में लेना। तो हमारे केस में कॉस्ट गैप 20 रुपये का है, मटेरियल कॉस्ट 100 रुपये की है। इसका मतलब हमें कितना डिस्काउंट चाहिए? 20% का। अगर हमें मटेरियल में 20% का डिस्काउंट मिल जाए तो हम टारगेट प्रॉफिट हासिल कर लेंगे। हमसे जो सवाल पूछा गया है यह है उसकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रिक्वायरमेंट। मटेरियल कॉस्ट में कितनी कमी आए कि आप टारगेट प्रॉफिट कमा लो। टारगेट प्रॉफिट कमाने के लिए हमें अपनी एस्टिमेटेड कॉस्ट को टारगेट कॉस्ट के बराबर लाना है, हमें अपनी एस्टिमेटेड कॉस्ट को 20 रुपये कम करना है
और ये 20 रुपए की कमी हमें मटेरियल कॉस्ट में कमी से हासिल करनी है। जिस तरह आपने जिक्र किया, ये 20 रुपए की कमी मटेरियल कॉस्ट में कमी से हासिल करनी है, तो एक 100 रुपए में 20 रुपए की कमी, कॉस्ट गैप ओवर मटेरियल कॉस्ट, दिस इज द रिक्वायर्ड डिस्काउंट या रिडक्शन इन द मटेरियल कॉस्ट। तो यह है सवाल की जो रिक्वायरमेंट की अंडरस्टैंडिंग। अब हम सवाल पढ़ेंगे और ये तमाम वैल्यूज जो मैंने यहाँ पे लिखी हैं इनको एक्चुअल डाटा की मदद से हम कैलकुलेट करेंगे। हमें वर्किंग सारी यही करनी है, हमें एस्टिमेटेड कॉस्ट लेनी है, हमें टारगेट कॉस्ट लेनी है, हमें कॉस्ट गैप निकालना है और ये फार्मूला अप्लाई करना है। लेकिन अब हम इस सवाल के डाटा पे इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हैं। हाईटेक लिमिटेड assembles and sells various components of heavy construction equipment. HL is working on a proposal of assembling new component EXV99. Based on study of the product and market survey, the following information has been worked out. नई प्रोडक्ट लॉन्च होने की बात हो रही है, यहां से भी आपको पता लगना चाहिए ये टारगेट कॉस्टिंग का सवाल है। टारगेट कॉस्टिंग नई प्रोडक्ट के बारे में ही बात करता है। प्रोजेक्टेड लाइफ टाइम सेल ऑफ द कंपोनेंट 5 लाख यूनिट्स, पूरी लाइफ में 5 लाख यूनिट्स आपने बेचने हैं। सेलिंग प्राइस पर यूनिट 11,000। टारगेट ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज 40%। इंफॉर्मेशन अबाउट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ न्यू कंपोनेंट इज एज फॉलोज। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की इंफॉर्मेशन हमें दी गई है। 1 यूनिट ऑफ EXV वुड रिक्वायर पार्ट नंबर, नेट क्वांटिटी, कॉस्ट पर यूनिट और पर केजी। जैसे XX की बात करें तो इसमें नेट क्वांटिटी 1 यूनिट लगनी है और इसकी कॉस्ट है 2350 रुपये पर यूनिट। Y की बात करें, इसमें नेट क्वांटिटी 1.5 kg लगनी है और इसकी कॉस्ट है 1400 पर केजी। Z की बात करें तो इसमें 1 यूनिट लगना है और इसकी कॉस्ट है 1200 रुपये पर यूनिट। और नेट क्वांटिटी का जब जिक्र आ गया तो इसका मतलब आगे वेस्टेज का जिक्र भी आएगा, क्योंकि नेट का मतलब ग्रॉस माइनस नॉर्मल लॉस, वो नेट क्वांटिटी होता है। नेट क्वांटिटी ग्रॉस क्वांटिटी का मतलब हमें पता है। और कॉस्ट पर यूनिट हमेशा नेट पे या ग्रॉस पे, किस पे मेजर की जाती है? ग्रॉस पे मेजर की जाती है। द अबव पार्ट्स वुड बी इंपोर्टेड इन अ लॉट फॉर प्रोडक्शन ऑफ 1000 यूनिट्स ऑफ EXV. कस्टम एंड इंपोर्ट अदर इंपोर्ट चार्जेस वुड बी 15% ऑफ द कॉस्ट प्राइस। ये जो कॉस्ट प्राइस है इस पे 15% हमारी कस्टम एंड इंपोर्ट ड्यूटी लगेगी। HL is negotiating with the vendor who has agreed to offer further discount. यही हमसे पूछा जा रहा है, कितना डिस्काउंट। हमसे सवाल में यही पूछा गया, कितना डिस्काउंट और लेना है। सप्लायर हमें डिस्काउंट देने पे तैयार है, हमसे पूछा जा रहा है कितना डिस्काउंट चाहिए आपको इनसे। तो हम इसको कैलकुलेट करेंगे इंशाअल्लाह। On average, assembling of 1 unit of EXV would require 1.8 skilled labor hours at 200 per hour. The production would be carried out in a single shift of 8 hours. At the start of each shift, setup machine would require 30 minutes. ये आपका नॉर्मल आइडल टाइम आ गया। उसने ये 8 घंटे की शिफ्टों में काम होता है। हर शिफ्ट के स्टार्ट में 8 घंटे में से जो 30 मिनट है, आधा घंटा जो है वो आपका सेटअप में आइडल जाया होता है। सेटअप का मतलब प्रोडक्शन नहीं हो रही। 8 घंटे की शिफ्ट है, आधा घंटा सेटअप में जाता है, मतलब 8 घंटे की शिफ्ट में काम सिर्फ 7.5 घंटे होता है। 6% ऑफ इनपुट क्वांटिटी ऑफ YY एंड ZZ वुड बी लॉस्ट ड्यूरिंग द असेंबली। तो ये आपका आइडल टाइम आ गया जो कि प्लैंड है। कल हमने जिक्र किया था ना प्लैंड और अनप्लैंड। ये प्लैंड आइडल टाइम है जो कि नॉर्मल लॉस होता है, और ये आपका मटेरियल का नॉर्मल लॉस है। 6% वेस्टेज आपकी इनपुट पे आनी है, ये आपका मटेरियल का नॉर्मल लॉस है। ये आपका लेबर का नॉर्मल लॉस, ये मटेरियल का नॉर्मल लॉस। HL वर्क्स एट अ नॉर्मल एनुअल कैपेसिटी ऑफ 4 million skilled hours. Actual production overheads and skilled labor hours for the last 2 quarters आर एज अंडर। 2 क्वार्टर जो खत्म हुए उनमें लेबर आवर्स कितने लगे और उनमें ओवरहेड्स कितने लगे। ये डाटा 2 डिफरेंट एक्टिविटी लेवल्स पे ओवरहेड का डाटा गिवन है, तो यू शुड बी एबल टू रिलेट इट टू हाइलो। हाइलो में हमने यही सीखा था ना, 2 डिफरेंट एक्टिविटीज पे हमें जब 2 कॉस्ट गिवन हो तो हाइलो की मदद से हम वेरिएबल और फिक्स को अलहदा कर सकते हैं। ये डाटा जब भी क्वेश्चन में आपको आएगा समझ जाओ कि ये डाटा आपको वेरिएबल और फिक्स को अलहदा करने के लिए दिया गया है।
तो हाइलो की मदद से हम इसको फिक्स और वेरिएबल को अलहदा करेंगे और कॉस्ट पर यूनिट में इसको लेके जाएंगे। A special machine would be used exclusively for the production of EXV, would be purchased at a cost of 15 लाख। 15 लाख की एक मशीन भी लेनी पड़ेगी। अच्छा जी, अब हम अपना अगर आंसर की प्रेजेंटेशन देखें तो वह कैसे दिखने वाली है। इसी के मुताबिक हमें सबसे पहले एस्टीमेटेड कॉस्ट चाहिए, हमें टारगेट कॉस्ट चाहिए। एस्टीमेटेड और टारगेट कॉस्ट का डिफरेंस हमें मिलता है कॉस्ट गैप, और इसके बाद हम इस फार्मूले के तहत रिक्वायर्ड डिस्काउंट मेजर कर लेंगे, विच विल बी कॉस्ट गैप डिवाइडेड विद मटेरियल कॉस्ट इनटू 100। लीजिए जी, ये हमारी कहानी है आंसर की, और इसके लिए हम बना लेंगे वर्किंग वन एस्टिमेटेड कॉस्ट। मेरी कॉस्ट में क्या क्या कंपोनेंट इस्तेमाल होने हैं। मटेरियल डबल एक्स, डबल वाई, डबल जेड। यहां से टोटल मटेरियल कॉस्ट ले लेंगे। मुझे टोटल मटेरियल कॉस्ट चाहिए तो इसलिए मैं यहां पे मटेरियल कॉस्ट का एक सब टोटल लगा लूंगा। फिर हम इसमें ऐड करेंगे लेबर, वेरिएबल ओवरहेड्स, फिक्स्ड ओवरहेड्स एंड मशीन। ये मुझे यहां पे एस्टिमेटेड कॉस्ट मिल जाएगी। एस्टिमेटेड कॉस्ट यहां से आएगी, टारगेट कॉस्ट हम पहले ले लेते हैं, सारा काम हमारा हल हो जाएगा। एक्स वाई जेड और ये मटेरियल का सब टोटल यहाँ पे, ये मटेरियल कॉस्ट का सब टोटल यहाँ पे आएगा, जो कि मुझे इधर इस्तेमाल करना है। यहाँ पे ये मुझे वैल्यू यहाँ पे चाहिए। कॉस्ट गैप मेरा इधर से आ रहा है, सवाल मेरा हल होगा। अच्छा जी, वन बाय वन। सबसे पहले टारगेट कॉस्ट, सबसे आसान। ये प्राइस गिवन है मुझे टारगेट, ये मेरे पास प्रॉफिट गिवन है टारगेट। तो कॉस्ट पर यूनिट हम यहां पे आसान करते हैं। 11,000 का 60%, ऐसा ही है। प्राइस माइनस प्रॉफिट कर दो, 40% प्रॉफिट है तो 60% कॉस्ट है, 6,600। ये हमारे पास टारगेट कॉस्ट आ गई। अब मुझे एस्टिमेटेड कॉस्ट लेनी है जिसके कंपोनेंट सारे मुझे बताए गए हैं। मटेरियल की बात करें तो ये सारी क्वांटिटीज नेट गिवन है, और हमें पता है मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट हमेशा ग्रॉस क्वांटिटी पे ली जाती है। लेकिन एक्स के बारे में बताया गया कि एक्स में तो लॉस होता ही नहीं है, लॉस तो सिर्फ वाई वाई और जेड जेड में होता है। इसका मतलब एक्स की ग्रॉस और नेट सेम है। तो जनाब हम पहले एक्स की कॉस्ट पे आते हैं। एक्स एक यूनिट लगना है, इसकी कॉस्ट 2350 है, लेकिन इस पे 15% की ड्यूटी भी तो देनी पड़ेगी ना, तो कॉस्ट पर यूनिट ड्यूटी के साथ ही लगेगी मेरी। कितनी बनी है एक्स की कॉस्ट में? 2702.50। लीजिए जी, ये हमारे पास एक्स की कॉस्ट आ गई। वाई 1.5 kg नेट क्वांटिटी इस्तेमाल होनी है, तो नेट क्वांटिटी कितने % वेस्टेज के बाद है? तो इसका मतलब ये तो 94 है। 94 इंटू 100। कॉस्ट तो हमेशा ग्रॉस क्वांटिटी में मेजर की जाती है, तो वाई वाई की नेट क्वांटिटी को पहले ग्रॉस बनाया। रेट क्या जी वाई वाई का? 1400, और फिर इस पे लगा दो ड्यूटी 15% की। वाई वाई की कॉस्ट 2569.0 2569.14। जेड जेड, इसमें भी 6% की वेस्टेज है। नेट क्वांटिटी 1 डिवाइडेड विद 94 इंटू 100 इंटू जेड जेड का रेट 1200, और इस पे भी 15% की ड्यूटी लगा दो।
1468.09 टोटल ले लीजिए। मटेरियल कॉस्ट टोटल कितनी बन गई भाई? 6739.73 ये मटेरियल कॉस्ट हमने यहाँ पे मेजर कर ली। हम लिखना चाहें तो इधर डाल दें 6739.73। जी बेटा, मटेरियल कॉस्ट की वर्किंग में किसी बच्चे को कोई हेल्प चाहिए तो पूछिए। अच्छा जी, इसके बाद आइए लेबर के ऊपर। लेबर में हमें कहा गया है ऑन एवरेज असेंबलिंग ऑफ 1 यूनिट वुड रिक्वायर 1.8 स्किल्ड लेबर आवर्स। 1.8 आवर हमें चाहिए। अब हमें 1.8 लेबर आवर की कॉस्ट चाहिए। क्या मुझे बताइए 1.8 आवर्स मैंने काम करवाना हो तो क्या काम करवाने का रेट 200 रुपए पर आवर ही है? इसको देखने के दो अंदाज हैं। एक अंदाज मैं आपको दोनों वर्किंग समझाता हूं। मुझे क्वेश्चन में बताया गया है, से वर्किंग 1.1 से मैं इसको लेके आ रहा हूं जी। मुझे क्वेश्चन में बताया गया है कि अगर मैं लेबर से 8 घंटे एक दिन में तनख्वाह दूं तो 8 घंटे की तनख्वाह कितनी बनी? 1600। तो क्या काम भी 8 घंटे होगा? समझ आई बात? ये कैलकुलेशन क्या है? 16 घंटे तनख्वाह दूंगा, काम होगा 7.5 घंटे। तो ये मेरी कॉस्ट पर आवर आ गई। किस चीज की? काम करने की। काम करने की कॉस्ट पर आवर है। तो काम करने की कॉस्ट पर आवर है, इसको आवर से मल्टीप्लाई कर दो जो काम करवाना है मैंने। तो पर यूनिट कॉस्ट कितनी आई? 384। एक कैलकुलेशन तो ये है। हम इसको इस अंदाज से भी देख सकते हैं। इसकी एक कैलकुलेशन अल्टरनेटिव भी कर सकते हो आइडल टाइम के कॉन्सेप्ट से, जैसे कल हमने सीखा था। हमारी आइडल टाइम परसेंटेज कितनी है? 0.5/8, ऐसा ही है। 8 घंटे की तनख्वाह दे तो 0.5 आइडल जाता है। कितना आइडल है परसेंटेज? 6.25% आइडल है। ठीक है जी, 6.25% आइडल है। इसका मतलब वर्किंग कितनी होती है? 93 ये आइडल टाइम है, ये वर्किंग टाइम है। तो इसकी कैलकुलेशन अल्टरनेटिव कैलकुलेशन 1.8 आवर्स मैंने काम करवाना है तो 1.8 तो 93.75 होता है। पूरी तनख्वाह कितनी देनी पड़ेगी मुझे? इंटू 200। दोनों तरह से कैलकुलेशन लिख लो और फिर इन पे सोच के दिमाग को इन पे जरा रवा करना। मैथमेटिक्स है, दाएं से घुमाओ बाएं से घुमाओ काम हो जाता है। दोनों चीजें आपको समझ आनी चाहिए, क्योंकि कॉस्ट और मैनेजमेंट अकाउंटिंग में जितना आपका मेंटल मैथ, लॉजिकल मैथ कैलकुलेशन जितनी बेहतर होगी, चीजों को जितने दाएं बाएं एंगल से देखने की आदत होगी, अनसीन क्वेश्चन में आपकी परफॉर्मेंस उतनी बेहतर होगी। दोनों वेज से एक ही आंसर आता है। आप मैथमेटिकली चीजों को जैसे मर्जी देख लो, इट इज गिविंग यू द सेम आंसर। और आइडली आपको मल्टीपल वेज ऑफ कैलकुलेशन समझ आनी चाहिए। आपकी जहनी कैपेसिटी होनी चाहिए एक से ज्यादा अंदाज में सोचने की। इसलिए मैं अक्सर जगह आपको एक से ज्यादा अंदाज शेयर करता रहता हूं, आइंदा भी करता रहूंगा, ताकि आपके जहन को सोचने की आदत पड़ती रहे। जितना जहन ज्यादा इस्तेमाल बेटा आप करेंगे, जितना सोच के चीजों को उनकी लॉजिक अंडरस्टैंड करेंगे, उतना आपका ब्रेन एज अ मसल स्ट्रांग होता है। और जितना ब्रेन आपका स्ट्रांग होगा उतनी परफॉर्मेंस आपकी बेहतर होगी इंशाअल्लाह। जी जनाब, एनी क्वेश्चन? लेबर कॉस्ट आ गई 384।
यहां पे हमें ओवरहेड का डाटा जो दिया गया है, इधर लगेगा अब हाइलो मेथड, तो वर्किंग 1.2 हाइलो मेथड से हम वेरिएबल और फिक्स्ड ओवरहेड लेके आएंगे। हमने पढ़ा हुआ है हाइलो मेथड में हम वेरिएबल ओवरहेड पर आवर हम डिटरमिन कर सकते हैं। कॉस्ट एट हाई एक्टिविटी 68 मिलियन, कॉस्ट एट लो एक्टिविटी 65.6 million divided with hours at high activity minus hours at low activity. What is the variable overhead rate per hour? 24 rupees per hour. ये रेट आ गया। वेरिएबल ओवरहेड का रेट आ जाए तो हमने सीखा हुआ हाइलो में हम टोटल फिक्स्ड ओवरहेड मेजर कर सकते हैं, विच इज टोटल ओवरहेड एट एनी एक्टिविटी माइनस वेरिएबल ओवरहेड एट दैट एक्टिविटी। हाइलो मेथड में हमने ये बात सीखी भी है। यहां से मुझे टोटल फिक्स ओवरहेड मिलते हैं, कितने हैं जी? 42.8 मिलियन। और जब मेरे पास टोटल फिक्स्ड ओवरहेड आ जाएं तो यहां से मैं फिक्स्ड ओवरहेड का अब्जॉर्प्शन रेट भी बना सकता हूं, विच इज टोटल फिक्स्ड ओवरहेड डिवाइडेड विद टोटल बजटेड एक्टिविटी। अब यहां पे ख्याल रखना है, ये ओवरहेड मेरे कितने पीरियड के हैं? क्वार्टर के, एक साल के हैं? डाटा क्वार्टरली है तो फिक्स ओवरहेड एक क्वार्टर के हैं। जब क्वार्टर के ओवरहेड है तो आवर्स भी एक क्वार्टर के लेने हैं। नॉर्मल मुझे आवर्स 4 मिलियन दिए गए हैं, ये एक साल के आवर है, डिवाइड विद 4 कर दो तो ये क्वार्टर के आवर्स, क्वार्टर के ओवरहेड डिवाइड विद क्वार्टर के आवर्स, फिक्स्ड ओवरहेड का एब्जॉर्प्शन रेट आ गया 42.8 पर आवर। दीजिए जी, मैंने वर्किंग 1.2 से वेरिएबल ओवरहेड का एब्जॉर्प्शन रेट ले लिया और फिक्स्ड ओवरहेड का एब्जॉर्प्शन रेट ले लिया। रेट मेरे पास आ गया तो अब यहां से हम कॉस्ट भी बना लेंगे। 24 वेरिएबल ओवर का रेट है इंटू 1.8, 42.8 फिक्स्ड ओवरहेड का रेट है इंटू 1.8, तो वेरिएबल ओवरहेड कितना बना? 43.20 और फिक्स्ड ओवरहेड कितना बना? 77.04। और मशीन के बारे में मुझे बताया गया है कि 15 लाख की मशीन लेंगे जिससे हम 5 लाख यूनिट बनाएंगे, तो इसका मतलब मशीन की कॉस्ट हमारी जो आ रही है वो 3 रुपीज़ पर यूनिट है। लीजिए जी, यहां से टोटल कॉस्ट बना लीजिए, मटेरियल प्लस लेबर प्लस ओवरहेड्स प्लस मशीन। सेवन टू 46.97, ये हमारी एस्टिमेटेड कॉस्ट पर यूनिट है। बेटा इस कैलकुलेशन को देख लीजिए। एस्टिमेटेड कॉस्ट की कैलकुलेशन में कोई हेल्प चाहिए पूछिए। एस्टिमेटेड कॉस्ट पर यूनिट, हम जो कंपोनेंट बनाएंगे उसकी में कॉस्ट पर यूनिट क्या पड़ेगी? मटेरियल, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड, फिक्स्ड ओवरहेड, मशीन कॉस्ट और एस्टिमेटेड कॉस्ट। $7246.97 कॉस्ट गैप 646.97 और यहां पे लिखिए 646.97 टू 100। रिक्वायर्ड डिस्काउंट इज 9.59%। ये है जी हमारा रिक्वायर्ड डिस्काउंट। हमें मटेरियल कॉस्ट में 9.59% का डिस्काउंट मिल जाए तो हम टारगेट ग्रॉस प्रॉफिट कमा सकेंगे। जी बेटा, जी बेटा, एनी क्वेश्चन? अच्छा, एग्जामिनर का सॉल्यूशन
थोड़ा डिफरेंट अप्रोच से प्रेजेंट किया गया है जो कि मेरे ख्याल में इनएफिशिएंट है। वो इनएफिशिएंट कि हमने कॉस्ट पर यूनिट पे अपना एनालिसिस बेस किया है। एग्जामिनर शरीफ आदमी ने 5 लाख यूनिट की कॉस्ट पे अपना एनालिसिस बेस किया। हर चीज को उसने 5 लाख से ज़रब दिए हुई है, हर चीज को 5 लाख से ज़रब दी हुई है। तो हमने 6 चीजों को 5 लाख से ज़रब नहीं दी, हमने सिर्फ एक कॉस्ट को 5 लाख से डिवाइड कर लिया। मैंने सिर्फ एक कॉस्ट को 5 लाख से डिवाइड कर लिया, हर चीज कॉस्ट पर यूनिट होगी। तो उसने एक को डिवाइड नहीं किया बल्कि सब को 5 लाख से ज़रब दे दी। तो एनालिसिस फर्क नहीं पड़ता, आंसर हमारा लगभग सब्जेक्ट टू राउंडिंग ऑफ वही है जो एग्जामिनर ने निकाला हुआ है। (9.62%) हमारा 9.59 है। राउंडिंग ऑफ क्या से फर्क है, एक तो 5 लाख का डिफरेंस है, दूसरा हमने कस्टम ड्यूटी को इधर ही कॉस्ट में शामिल कर लिया। उसने कस्टम ड्यूटी को अलहदा से लेकर ट्रीट किया हुआ है और उसको अलहदा बाला बाला उसको ट्रीट करने की कोशिश की हुई है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमारी ट्रीटमेंट भी बिल्कुल ठीक है, उसकी ट्रीटमेंट भी ठीक है, लेकिन मैं कहूँगा कि उसकी ट्रीटमेंट इनएफिशिएंट है। 5 लाख से फजूल में हर चीज़ को ज़रब दे रहे हैं, कोई ज़रूरत नहीं हमें जी। एनी क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 2, ये हमारा आंसर का पार्ट है जो हमें मेन आंसर शीट पे नजर आएगा। ये वर्किंग 1 है, वर्किंग 1.1 है, वर्किंग 1.2 है। ये वर्किंग हमारी यहाँ पे खत्म हो जाती है। दिस इज वर्किंग 1.1 जी। एनी क्वेश्चन? जी बेटा, किसी कैलकुलेशन पे कोई हेल्प चाहिए पूछिए। क्वेश्चन में बेसिक कॉन्सेप्ट वही है कॉस्ट गैप वाला, लेकिन उसने कॉस्ट गैप को कहा मटेरियल की कॉस्ट में कमी से क्लोज करना है, मटेरियल में डिस्काउंट से क्लोज करना है। तो भाई हमने कॉस्ट गैप 646 का क्लोज करना है, मटेरियल कॉस्ट में कमी से क्लोज करना है। तो मटेरियल कॉस्ट में हमें 9.59% का डिस्काउंट मिल जाए तो कॉस्ट गैप क्लोज हो जाएगा, हम टारगेट प्रॉफिट कमा लेंगे। हाँ जी, एनी क्वेश्चन? अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है जी, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 नई स्कीम में पहली दफा जब ये क्वेश्चन टारगेट कॉस्टिंग का टेस्ट हुआ, वो अटेम्प्ट है जी। इस पे 2 पार्ट हैं। पार्ट ए कंप्यूट द कॉस्ट गैप, सिर्फ 3 नंबर कॉस्ट गैप कैलकुलेशन है। और पार्ट बी डिस्कस द मेथड्स दैट डीआईसी कुड यूज टू क्लोज द कॉस्ट गैप आइडेंटिफाइड इन ए अबव, 4 नंबर। अच्छा, पहले पार्ट बी पे मैं आपको उसके कहानी खत्म कर दूं। मेथड्स क्या है कॉस्ट गैप क्लोज करने के लिए? कल हमने क्या किए थे? आइडेंटिफाई किए थे, हमने डिस्कस नहीं किए थे। वो कह रहा है डिस्कस करो। हमने शायद 6-7 मेथड आइडेंटिफाई किए थे, वो कह रहा है 4 मेथड 4 नंबर की डिस्कशन करो। 4 नंबर की डिस्कशन का मतलब 4 मेथड। तो डिस्कशन में फिर आपने, मैं एक सिर्फ मिसाल के तौर पे समझा देता हूं। हमने कल एक पॉइंट आइडेंटिफाई किया था कि हमें डिजाइन चेंज से भी प्रोडक्ट कॉस्ट रिड्यूस की जा सकती है। डिस्कशन से मुराद है इसको एलैबोरेट करो और इसके पॉसिबल नुकसानात भी बताओ। डिजाइन चेंज से कॉस्ट गैप क्लोज किया जा सकता है। हमने कल बात की थी डिजाइन चेंज के से कॉस्ट गैप कैसे क्लोज होगा, वेस्टेज कम हो सकती है।
लेबर टाइम कम हो सकता है, ठीक है। तो डिजाइन चेंज करने से कॉस्ट कम हो सकती है। लेकिन इसके जब डिस्कशन कहा जाता है तो डिस्कशन का मतलब इसके दूसरा रुख भी बताओ। तो हमारे बच्चों की थ्योरेटिकल पेपर्स में पुअर परफॉर्मेंस की वजह यह होती है, बच्चों को इसका मतलब ही नहीं पता होता। चेंज ऑफ प्रोडक्ट डिजाइन, दिस इज जस्ट आइडेंटिफिकेशन। फिर चेंज ऑफ प्रोडक्ट डिजाइन may lead to reduction in material wastage or reduction in labor time. This is explanation. Then comes the discussion. क्वेश्चन आपसे आइडेंटिफाई करने को कह सकते हैं, एक्सप्लेन करने को कह सकते हैं, डिस्कस करने को कह सकते हैं। तो जो वो मांगे उसके मुताबिक जवाब देना है। डिस्कशन एक्सप्लेनेशन से भी आगे जाएगी कि भाई डिजाइन चेंज से कॉस्ट कम होती है, एक्सप्लेन तो कर दिया, इसकी डाउन साइड क्या है। डाउन साइड इसकी ये है हो सकती है कि डिजाइन चेंज करने से प्रोडक्ट में बिकम लेस अट्रैक्टिव, इट मे लूज इट्स कंपेटिटिवनेस, अट्रैक्टिवनेस की वजह से, इसकी यूटिलिटी की वजह से, ठीक है। आप इसको वहां पे डाउन साइड भी देखनी है कि डिजाइन चेंज करने से प्रोडक्ट लेस अट्रैक्टिव हो सकती है, उसकी लाइफ कम हो सकती है, उसकी यूटिलिटी वैल्यू कम हो सकती है कस्टमर की नजर में। दिस इज द अदर साइड, डाउन साइड इसकी है। तो डिस्कशन का मतलब आपने इस अंदाज में लिखना है, सिर्फ आइडेंटिफाई नहीं करना। सो ठीक है, सिर्फ कॉस्ट में इतना फर्क नहीं पड़ता बेटा, लेकिन आपने बी लॉ का पेपर देना है, आपने टैक्स का पेपर देना है, आपने सी लॉ देना है, आपने ऑडिट देना है, आपने एमएफए में मैनेजरियल पढ़ना है। वहां पे थ्योरी के क्वेश्चन होते हैं जहां पे 40, 50, 60, 70, 80, 90% नंबर लिखने के हैं। और वहां पे अगर आपने ये वर्ड पिक नहीं कर रहे आप, तो आप जितना मर्जी लिख के आ जाओ, पास नहीं हो सकते। जब तक आप रेलेवेंट नहीं लिखोगे आप पास नहीं हो सकते। उसने डिस्कशन का आप आइडेंटिफाई करके आ गए तो आपको 4 में से 1 नंबर मिलेगा। उसने कहा डिस्कशन करो, आप एक्सप्लेन करके आ गए, 4 में से 1.5 नंबर मिल जाएगा। आप अगर आप 4 में से 2.5 या 3 नंबर लेना चाहते हो तो आपको भी डिस्कशन लिखनी है। आइडेंटिफाई करने से 1 नंबर मैक्सिमम मिलता है आपको। 4 पॉइंट आइडेंटिफाई करोगे, मैक्सिमम 1 नंबर मिलेगा यहां पे। तो इसका रीडिंग आपकी होम असाइनमेंट है, इसको पढ़ लीजिएगा। ये पॉइंट्स हमने आइडेंटिफाई किए हुए हैं, एक मैंने डिस्कशन के एंगल दे दिया, बाकी इसको पढ़ लीजिएगा। हम फिलहाल कॉस्ट गैप के रेफरेंस से सवाल को पढ़ते हैं और फिर बात आगे लेके चलेंगे। डेनमार्क आइसक्रीम DIC runs various ice cream parlors across the city. Below is the average weekly information extracted from DIC's record. Sales रुपीज इन 1000 में आ जी, 500, वेरिएबल कॉस्ट 350, फिक्स कॉस्ट 100, और ये वीकली प्रॉफिट है आइसक्रीम पार्लर्स से हमारा। DIC is now planning to introduce frozen yogurt in addition to its existing ice cream range to attract more customer. In this regard, following information has been gathered. अब नई प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं जी हम, फ्रोजन योगर्ट, और उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन। Sale of 800 frozen yogurt cups every week is expected to be achieved at selling price of 190 per cup. It is expected that introduction of frozen yogurt would also increase the sales volume of ice cream. Volume बढ़ जाएगा आइसक्रीम का by 10%. Variable cost of frozen yogurt will be 150 per cup. Fixed cost will increase by 12% due to launching of marketing campaign for frozen yogurt. DIC target is to achieve profit margin of 14% after introducing frozen yogurt. अच्छा जी, हमसे पूछा जा रहा है कॉस्ट गैप बताइए। हमने अभी एक सवाल किया, हमने इसमें कॉस्ट गैप कैलकुलेट किया, हमने इसमें कॉस्ट गैप पर यूनिट कैलकुलेट किया था। हम पर यूनिट इसलिए कैलकुलेट कर पाए कि यहां पे सिर्फ एक प्रोडक्ट थी। इधर कितनी प्रोडक्ट्स हैं? 2। हमें जो टारगेट प्रॉफिट दिया गया ना, ये टारगेट प्रॉफिट सिर्फ फ्रोजन योगर्ट का नहीं है, ये कंपनी का टारगेट प्रॉफिट है, और कंपनी बेच रही है 2 प्रोडक्ट्स। जब प्रोडक्ट्स 2 हो जाएंगी तो फिर कॉस्ट गैप पर यूनिट नहीं कैलकुलेट किया जा सकता। इस केस में आपको कॉस्ट गैप फॉर द ईयर कैलकुलेट करना पड़ेगा, आपको एनुअल बेसिस पे कॉस्ट गैप कैलकुलेट करना पड़ेगा, और दोनों प्रोडक्ट्स को साथ लेकर चलना पड़ेगा। असूल वही रहेगा कि अगर हम दोनों प्रोडक्ट्स लेकर चलते हैं तो हमारा टारगेट प्रॉफिट क्या होना चाहिए, और कॉस्ट गैप क्या, किन किन 2 का फर्क होता है? एस्टिमेटेड कॉस्ट एंड
टारगेट कॉस्ट, बिल्कुल ठीक है। तो हमारे पास टारगेट प्रॉफिट हमारे पास है, इसके हिसाब से हमारी टारगेट कॉस्ट निकल आएगी। टारगेट रेवेन्यू माइनस टारगेट प्रॉफिट इज टारगेट कॉस्ट एंड देन देयर इज एक्सपेक्टेड कॉस्ट। तो टारगेट कॉस्ट और एक्सपेक्टेड कॉस्ट का डिफरेंस हमारा कॉस्ट गैप होगा, लेकिन ये हम पर यूनिट कैलकुलेट नहीं करेंगे क्योंकि प्रोडक्ट एक से ज्यादा है, हम इसको एनुअल बेसिस पे कैलकुलेट करेंगे। तो मैं अगर यहीं पे इसकी वर्किंग प्रेजेंट करूं, मैं एनुअल बेसिस पे एनालिसिस अगर करूं तो मुझे जो डाटा जिस तरह का दिया गया है, मुझे पहले रेवेन्यू लेना है। रेवेन्यू आइसक्रीम का आएगा, रेवेन्यू फ्रोजन योगर्ट का आएगा। इस टोटल रेवेन्यू की बेस पे मैं अपनी टारगेट कॉस्ट मेजर कर लूंगा, और टारगेट कॉस्ट इफ दिस इज द वैल्यू ए, इसको मैं एस्टिमेटेड कॉस्ट से कंपेयर कर लूंगा। एस्टिमेटेड कॉस्ट में मेरे पास वेरिएबल कॉस्ट भी है, वेरिएबल कॉस्ट आइसक्रीम की भी आएगी, वेरिएबल कॉस्ट फ्रोजन योगर्ट की भी आएगी, और हमारे पास फिक्स्ड कॉस्ट भी हैं। सो ये एस्टिमेटेड कॉस्ट यहां पे हमारी बन जाएगी बी, और कॉस्ट गैप हमारा रहेगा बी माइनस ए। ये जी हमारा आंसर जिस तरह प्रेजेंट किया जाना चाहिए, मैंने वो फॉर्मेट आपके सामने रख दिया। हमारा आंसर इस फॉर्मेट पे पॉपुलेट होगा। वैल्यूज फीड करते हैं जी। आइसक्रीम का रेवेन्यू अगले साल क्या होगा? सॉरी, मैं एनुअल बेसिस की बात कर रहा हूं, एनुअल नहीं, हमें वीकली डाटा गिवन है, माय मिस्टेक, हम वीकली एनालिसिस कर रहे हैं, हमें एनुअल नहीं वीकली डाटा अवेलेबल है। तो जनाब आइसक्रीम का रेवेन्यू मेरा वीकली क्या होगा? क्या 500 ही होगा? मुझे बताया गया है कि मेरा रेवेन्यू आइसक्रीम का भी बढ़ जाएगा, कितने से? 10% से। अगर हम लॉन्च करेंगे फ्रोजन योगर्ट तो आइसक्रीम का रेवेन्यू 10% से बढ़ के 550 पे चला जाएगा, और फ्रोजन योगर्ट का रेवेन्यू होगा 800 यूनिट्स वीकली इंटू ₹190 प्राइस पर यूनिट, रुपीज इन 1000 में 150, टारगेट रेवेन्यू 702, और टारगेट कॉस्ट मुझे बताया गया है प्रॉफिट 14% कमाना है, इसका मतलब 86% हमारी कॉस्ट हो गई। कितनी जी? टारगेट कॉस्ट 603.72। दिस इज टारगेट कॉस्ट। वीकली डाटा गिवन था तो मैंने वीकली डाटा को लेके वीकली टारगेट कॉस्ट मेजर कर ली कि भाई मैंने इतना रेवेन्यू जनरेट करना है, इस रेवेन्यू में 14% मेरा प्रॉफिट होगा, तो इसका मतलब इस रेवेन्यू में 86% मेरी कॉस्ट होगी। ये मेरी टारगेट कॉस्ट है। अब हम एस्टिमेटेड कॉस्ट मेजर कर लेते हैं। टारगेट कॉस्ट हमने ले ली, ए आ गई। अब हम एस्टिमेटेड कॉस्ट बी वैल्यू मेजर कर लेते हैं। आइसक्रीम की कॉस्ट पहले मेरी वीकली आ रही थी 350, क्या आइंदा भी 350 ही रहेगी? वेरिएबल कॉस्ट में वॉल्यूम की वजह से चेंज आता है, तो आइंदा हफ्ते मेरी वेरिएबल कॉस्ट जाएगी 350 इंटू 1.1, 385, और फ्रोजन योगर्ट की वेरिएबल कॉस्ट होगी 800 यूनिट्स इंटू ₹150, 120, और फिक्स्ड कॉस्ट मेरी पहले आ रही है 100, इसमें इजाफा आ जाएगा 12% का, ये चले जाएगी 112 पे। लीजिए जी, टोटल कर लीजिए, यहां से हमारी एस्टिमेटेड कॉस्ट क्या बनती है? 617.00, और कॉस्ट गैप हमारा 13.28। दिस इज द कॉस्ट गैप। लीजिए जी, ये कंप्लीट सॉल्यूशन आपके सामने आ रहा है विद ऑल वर्किंग।
3 नंबर का ये छोटा सा सिंपल सा मासूम सा सवाल था। सिर्फ इसमें एक कैच था कि हमें पर यूनिट डाटा नहीं मुहैया करना था, यहाँ पे हमें पीरियड का डाटा लेना था। वीकली हमें पीएनएल गिवन था, तो वीकली पीएनएल के हिसाब से हमने वीकली बेसिस पे ही एनालिसिस किया। वीकली बेसिस पे हमारी टारगेट कॉस्ट क्या बनती है, वीकली बेसिस पे हमारी एस्टिमेटेड कॉस्ट क्या है। सो हमारा कॉस्ट गैप यहाँ से दोनों प्रोडक्ट योगर्ट प्लस आइसक्रीम मिला के हमारा कॉस्ट गैप 13.2 रुपीज़ इन 1000 में 13.2 है। हमें अपनी कॉस्ट को, वीकली कॉस्ट को इस अमाउंट से नीचे लाना है अगर हम टारगेट प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो। जी, एनी क्वेश्चन? क्वेश्चन को पढ़ के बेटा बेसिक असूल वही रहे हैं, सिर्फ हमने पर यूनिट या वीकली या एनुअल किस इसमें सिर्फ डिफरेंस हमने डाला है। हमें उस हिसाब से अपनी कैलकुलेशन एडजस्ट करनी पड़ी, क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट एक से ज़्यादा है, तो इसलिए हमें यहाँ पे जहन में रखना है। और दोनों प्रोडक्ट आपस में रिलेटेड भी हैं ना बाय द वे। ऐसा तो नहीं कि हम फ्रोजन योगर्ट लॉन्च कर रहे हैं तो सिर्फ फ्रोजन योगर्ट ही बिकने जा रहा है। फ्रोजन योगर्ट लॉन्च करने के साथ आइसक्रीम पे भी तो पॉजिटिव इंपैक्ट आने वाला है, तो हमें उसको भी अपनी कैलकुलेशन में शामिल करना है। आइसक्रीम और फ्रोजन योगर्ट दोनों को मिला के हमने वर्किंग करनी है। और पर यूनिट, जब एक से ज़्यादा प्रोडक्ट हो तो डाटा पर यूनिट एनालाइज नहीं किया जा सकता, टोटल बेसिस पे एनालाइज होगा। और यहाँ पे वीकली डाटा था तो वीकली बेसिस पे हमने एनालाइज किया। एनी क्वेश्चन? अच्छा, टारगेट कॉस्टिंग की कहानी तो थी इतनी सी ही, ये कहानी होती है ख़त्म। इसमें एक चीज़ नोट कर लीजिए, मैं फाइनली बता दूं, क्वेश्चन नंबर 4 आपका होम असाइनमेंट में होगा और ऑटो 24 का क्वेश्चन हम क्लास में करेंगे इंशाअल्लाह। तो इसके अलावा मुझे नहीं लगता टारगेट कॉस्टिंग में बहुत ज़्यादा R&D की आपको ज़रूरत है। जितना काम हमने कर लिया दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट, कीपिंग इन व्यू द इंपॉर्टेंस। ठीक है, अच्छा जी, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज रेलेवेंट कॉस्टिंग एंड डिसीजन मेकिंग। बेसिकली टॉपिक हमारा इन दो चैप्टर्स को मिला के बनता है। इन दोनों चैप्टर्स को मिला के ही हमें कलेक्टिवली इनको एक टॉपिक के तौर पे पढ़ना है। पढ़ेंगे अलग-अलग चैप्टर, लेकिन कलेक्टिवली एक ही टॉपिक के अंडर ये आ जाती हैं बातें। ये हमारे सिलेबस के चैलेंजिंग जो एरियाज हैं उनमें से एक है। चैलेंजिंग भी है और इंपॉर्टेंट भी है। इंपॉर्टेंट इस लिहाज से कि यहां पे इसके 2 क्वेश्चन आए हुए हैं, यहां पे 3 क्वेश्चन आए हुए हैं, यहां पे 2 क्वेश्चन आए हुए हैं, बाकी जगह एक एक क्वेश्चन है। सो एक तो मुश्किल भी है, दूसरा क्वेश्चन भी बाज का 2 या 3 तक इस चैप्टर से आ जाते हैं, ये इस टॉपिक से आ जाते हैं। ठीक है जी, तो ये इस लिहाज से इसको कह लें कि ये डबल हमारे लिए चैलेंज यहाँ पे बन गया कि मुश्किल भी है और मार्क्स का वेटेज भी यहाँ पे ज़्यादा होता है। इसकी प्लेसमेंट अगर आप देखो तो हमारे आई कैप ग्रिड में कुछ यहाँ पे पड़ी हुई है। ये प्लेसमेंट हमारे ये ग्रिड सी है,
जिसमें हमारे जो जो चैप्टर आ रहे हैं, एक है ये सीवीपी एनालिसिस। सीवीपी एनालिसिस अगर मैं गलती नहीं कर रहा तो शायद ये चैप्टर 12 है हमारा, और ये जो 4 हेडिंग्स हैं ये चैप्टर 11, 10 एंड 11 ये हमारे कवर हो रहे हैं, और ये चैप्टर 7 है इन्वेंट्री मैनेजमेंट का, जो हम कवर कर चुके हैं। और हम बात कर रहे हैं कि भाई ये है वो एरिया हमारा डिसीजन मेकिंग का। एक सवाल, एक सवाल, एक सवाल, दो सवाल, एक सवाल, 3 सवाल, 2 सवाल और 1 सवाल। ये है हमारे डिसीजन मेकिंग एरिया की सिग्निफिकेंस। सवाल 2 से 3 तक चले जाते हैं और सवाल भी बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होते हैं, और इसका चैलेंज का आपको एक झलक मैं यहाँ से दिखाता हूँ। ये अटैम्प्ट देख लो कौन सी है, स्प्रिंग 24, जिसमें आए हुए हैं 3 सवाल 10, 10 और 15 के, और इन 3 सवालों का कच्चा चट्ठा जो है वो आपके सामने अगर मैं लेके आऊँ, जो कि आपको थोड़ा सा एक वेकअप कॉल देने के लिए है, वो ये पड़ा जी, 1, 2, 3, 11%, 3%, 5%, मतलब एक ही टाइम में 3 सवाल आए और तीनों की पास परसेंटेज देख लो क्या थी। ये ओवरऑल ये एरिया डिसीजन मेकिंग चैप्टर 11 के एंड पे जब सवाल देखेंगे तो इनका पास परसेंटेज आप ओवरऑल देख सकते हो, ज़रा थोड़ा सा अलार्मिंग है। ऐसा नहीं कि सारे सवालों में ऐसा होता है, लेकिन 10 में से कम 5-6 सवाल ऐसे होते हैं जिनका पास रेट ऐसा ही निकलता है। आई कैप की परफॉर्मेंस स्टूडेंट की एग्जाम में जो आती है ऐसा रेट ही आता है। 10 में से कुछ 4-5 सवाल होते हैं जिनमें बच्चे ऑन एवरेज अच्छा परफॉर्म कर लेते हैं, 30-40% पास रेट ले लेते हैं, लेकिन 10 में से 5-6 सवाल हमें ऐसे मिलते हैं जिनमें पास रेट ये होता है। मैंने इंटेंशनली क्लासरूम डिस्कशन के लिए ज़्यादा क्वेश्चन वो उठाए हैं जो चैलेंजिंग है, जो डिफरेंट है, जिनमें बच्चे जिनको होमवर्क करने में, बच्चों को होमवर्क में करने में, होम असाइनमेंट में देने में बच्चों को ज़्यादा चैलेंज आना है। मैंने ज़्यादातर सवाल उठाए इंटेंशनली वो हैं, लेकिन हकीकतन इनका स्टेटस यही है कि ये मुश्किल होते हैं पास करना। लेकिन ये भी मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि 9 में से हमें 1 या 2 सवाल मुश्किल आने हैं, तो 1 सवाल गालबन वो इसी चैप्टर में से, गालबन ज़्यादा चांसेस ये है कि वो इसी चैप्टर में से होगा जो मुश्किल सवाल होता है। तो कोई बात नहीं, आप समझो इस तरह के सवालों के एग्जामिनेशन के लिए समझ कर जाना ये हमारा नॉर्मल लॉस है। एक्सपेक्टेड लॉस पता है भाई ये मुश्किल सवाल आना है, इसमें हम बहुत अच्छा नहीं कर पाएंगे। ऐसा नहीं कि हमने हमेशा ही ऐसा होगा। मैंने कहा 10 में से 6 दफा हो सकता है ऐसा ही हो कि ये नॉर्मल लॉस यहां पे निकलना है आपका, लेकिन 6 में से 4 दफा नॉर्मल लॉस किसी और तरफ भी जा सकता है। यहां पे अब नॉर्मल गेन मिल सकता है आपको, आसान सवाल आ जाएगा यहां पे अच्छा हो जाएगा, लेकिन किसी और जगह जाके आपका लॉस निकल जाएगा। तो ये ज़हन में चीज़ बेटा ध्यान में रखना, हमें सवाल मुश्किल आ जाए इसमें परेशान नहीं होना। हमें 9 में से 1 या 2 सवाल ऐसे आएंगे जो मुश्किल होंगे, वो हमारा एक्सपेक्टेड लॉस है, उसके लिए तैयारी के साथ जाएंगे एग्जाम में, उससे हम परेशान नहीं हो जाएंगे। क्योंकि हमें पता है 2 सवाल मुश्किल आएंगे तो कोई बात नहीं, 7 सवाल आसान या एवरेज भी तो हैं, तो हम इंशाअल्लाह उन 7 सवालों में ही पास हो जाएंगे। इन 2 सवालों में 1 या 2 जो मुश्किल आएंगे, हमारा टारगेट होगा 20, 25, 30% जितने नंबर स्कोर कर सकते हैं कर लें। हमने 7 सवालों में 55, 56, 58 नंबर ले लेने हैं ऑन एवरेज। इनमें हमें 5-5 नंबर मिल जाए तो 65-70 पे हम आराम से पहुंच जाते हैं, पास होने में कोई दिक्कत नहीं होती, प्रोवाइडेड आप इनसे परेशान ना हो। तो ये सवाल आने हैं, मजबूरी है, डील करना है, फेस करना है, लेकिन इनमें पासिंग मार्क्स, इन सवालों में पासिंग मार्क्स लेना मजबूरी नहीं है पेपर पास करने के लिए। बाकी सवालों में अच्छे नंबर लेके हम पास हो जाते हैं, इनमें जितने नंबर आ जाएं बोनस है। ठीक है जी, तो इस लिहाज से एक चैलेंजिंग एरिया है। मतलब ये नहीं कि हमने इस पर खुदा ना खास्ता मेहनत कम करनी है, चैलेंजिंग एरिया है, मेहनत पूरी करेंगे ताकि अगर सवाल यहां पे अब नॉर्मल गेन वाला आए तो हम ले तो सके गेन, क्योंकि सवाल यहां पे आसान भी आएंगे, कभी 10 में से 4 दफा आसान भी आ सकता है। तो 4 दफा जब आसान आए तो हमें टॉपिक अच्छा आता होगा तो उसका नंबर स्कोर करेंगे ना, क्योंकि फिर अब नॉर्मल, फिर आप यहां पे गेन लेना है आपने तो कहीं और नॉर्मल लॉस निकलना है आपका। तो यहां पे अगर गेन लेने के लिए तैयार नहीं होगे तो फिर वो यहां पे गेन भी नहीं मिला, उधर कहीं और लॉस आ गया, तो 2 जगह लॉस हो गया, फिर लुढ़क जाते हैं, फिर पास नहीं होते हैं। ठीक है, तो हमें तैयारी अपनी पूरी हिसाब किताब से लेकर चलनी है कि कहीं से हमारा पेपर हमारे हाथ से निकले ना।
तो रेलेवेंट कॉस्टिंग डिसीजन मेकिंग का ओवरऑल टॉपिक है। उस डिसीजन मेकिंग के कॉन्टेक्स्ट में हम रेलेवेंट कॉस्टिंग का कॉन्सेप्ट सीखते हैं। अच्छा, यहां पे बेटा इस कॉन्सेप्ट में इन जनरल एक चैलेंज आता है, क्योंकि यहां से एक आपका शिफ्ट शुरू होने लगा है पास्ट से फ्यूचर की तरफ। अभी तक आपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग जितनी पढ़ी वो सारी डील्स विद द पास्ट। आपने कॉस्ट अकाउंटिंग जितनी पढ़ी दैट डील्स विद द पास्ट। वो पास्ट की कहानी होती है कि हम प्रोडक्शन कर रहे हैं तो हम प्रोडक्शन करते हुए हमारा खर्चा पर यूनिट कितना आ रहा है ये कैलकुलेट करो। हमने पिछले साल इतने यूनिट बना के भेज दिए, उनका पीएनएल बनाओ क्या आ रहा है। सो सारी कॉस्ट अकाउंटिंग करो या फाइनेंशियल अकाउंटिंग करो, बात हिस्ट्री की होती है, पास्ट की बात होती है। सिर्फ हमारा इन्वेंट्री मैनेजमेंट का एरिया था जिसमें हमने थोड़ी बात फ्यूचर की थी कि अगले साल हमारा ऑर्डर साइज क्या होना चाहिए। अगर हम डिस्काउंट ले लेंगे तो हमारी सालाना इन्वेंट्री रिलेटेड कॉस्ट क्या होगी, वहां पे हमने थोड़ी सी फ्यूचर की बात की थी। जैसे में कहा जाता था पिछले साल हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट 90,000 रही है, अगले साल ये 10% कम हो जाएगी। तो याद हमने एक साल में 81,000 सीओ ले ली थी, क्योंकि वहां पे हम फ्यूचर की बात कर रहे थे तो फ्यूचर की कॉस्ट आ गई। उस इन्वेंट्री मैनेजमेंट के एक टॉपिक के अलावा हमने जितने भी टॉपिक पढ़े हैं वो हिस्टोरिक कॉस्ट से डील करते थे कि जी ये डेस्क बनाया, इस डेस्क की कॉस्ट कितनी आई, ये कुर्सी बना ली, इस कुर्सी की कॉस्ट कितनी आई। मार्कर की फैक्ट्री में चल रहे हैं, 10,000 मार्कर बना लिए पिछले महीने में, कॉस्ट पर मार्कर कितनी आई, वो सारी पास्ट की बात होती थी। अब हम रेलेवेंट कॉस्ट की बात कर रहे हैं, तो रेलेवेंट कॉस्ट का कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है प्राइमरली डिसीजन मेकिंग में। बिजनेस में हमें कई तरह के डिसीजन लेने पड़ सकते हैं। अब हम प्राइमरली डिसीजन मेकिंग सीखने जा रहे हैं। वन सिचुएशन, हमें एक कस्टमर ने अप्रोच किया, उसने कहा जी मैंने अगले 2 महीने में ये 500 इस तरह के डाइस बनवाने हैं आपसे, काइंडली इसकी प्राइस कोटेशन दीजिए। बिजनेस नॉर्मली ऐसा ही होता है, कस्टमर डिफरेंट सप्लायर से प्राइस कोटेशन लेता है, फिर जिस सप्लायर की प्राइस अच्छी कंपेटिटिव होती है, कम होती है, उसको ऑर्डर प्लेस किया जाता है। तो कस्टमर हमारे पास आया, उसने कहा जी मुझे 500 डाइस बनवाने हैं आपसे अगले 2 महीने में, इनकी कोटेशन दीजिए। अब यहां पे जरा फर्क समझना, क्या ये डाइस मैंने बना लिए हैं? लेट्स अज्यूम मेरी पॉलिसी है कॉस्ट प्लस 20%, मेरी पॉलिसी है कॉस्ट प्लस 20%, लेकिन हम जिस कॉस्ट से फेमिलियर हैं वो तुम्हें पता लगती है जब हम डेस्क बनाते हैं। लेकिन अभी मैंने कोटेशन देनी है, अभी मैंने डेस्क बनाने नहीं है। मेरी कोटेशन के ऊपर अगर मैंने ऑर्डर विन कर लिया फिर मैं डेस्क की प्रोडक्शन शुरू करूंगा। इसका मतलब मेरे पास एक्चुअल कॉस्ट पर डेस्क अवेलेबल नहीं है, मैंने प्राइस कस्टमर को देनी है। तो कॉन्सेप्ट यहां पे हम सीख रहे हैं जो कि भाई जब मैंने एक खर्चा भी इनकर ही नहीं किया और उसका मुझे एस्टिमेशन लगानी है कि भाई ये मेरा खर्चा कितना होगा, तो वहां पे हमने टर्म यूज की है रेलेवेंट। हमें फिर मुझे इसकी रेलेवेंट कॉस्ट मेजर करनी है, क्योंकि इसकी एक्चुअल कॉस्ट तो भी इनकर हुई नहीं। एक्चुअल कॉस्ट तो जो पास में इनकर हो चुकी उसी का रिकॉर्ड होता है ना। तो इस डाइस का ऑर्डर भी मुझे मिला ही नहीं, ये डाइस तो मैंने भी बनाया ही नहीं, तो इसकी एक्चुअल कॉस्ट तो इनकर ही नहीं हुई। तो इसके लिए मेरे पास एक्चुअल कॉस्ट है नहीं, लेकिन मॉडल मेरा कॉस्ट प्लस प्रॉफिट का है, कॉस्ट प्लस मार्कअप का है प्राइस निकालने के लिए। तो एक्चुअल कॉस्ट मैं ले नहीं सकता, तो फिर मुझे कौन सी कॉस्ट लेनी है? रेलेवेंट कॉस्ट। मुझे इसकी रेलेवेंट कॉस्ट मेजर करनी है और रेलेवेंट कॉस्ट में मैंने फिर अपना वो प्रॉफिट ऐड करके प्राइस कस्टमर को कोट करनी है। रेलेवेंट कॉस्ट इज नॉट हिस्टोरिक कॉस्ट। मैं फिर क्लियर कर दूं, क्योंकि हमारी टेंडेंसी है अभी तक हमें मेनली हिस्टोरिक कॉस्ट से ही तारुफ रहा है। हिस्टोरिक कॉस्ट वो होती है जो खर्चा एक काम करने में लग चुका है। यहां पे हमें ध्यान में रखना है, मैं जब एक प्राइस कोटेशन देने जा रहा हूं तो वो प्रोडक्ट मैंने भी बनाई नहीं है, मैंने वो डाइस पे भी खर्चा कुछ किया नहीं है, लेकिन मुझे उसकी कॉस्ट एस्टिमेट करनी है कि अगर मैं बनाऊं तो मुझे कितना खर्चा पड़ेगा, फ्यूचर में मुझे ये डाइस बनाने में कितना खर्चा लगेगा, और वो खर्चा मैं रेलेवेंट कॉस्टिंग असूल पे मेजर करता हूं। रेलेवेंट कॉस्ट के 3 कैरेक्टरिस्टिक हैं। कैरेक्टरिस्टिक नंबर 1, इट विल बी फ्यूचर कॉस्ट। माजी में जो खर्चा हो चुका है वो रेलेवेंट नहीं होता।
वो हिस्टोरिक कॉस्ट है। रेलेवेंट कॉस्ट हमेशा फ्यूचर कॉस्ट होती है। रेलेवेंट कॉस्ट में हम मेनली प्राइमरली कैश कॉस्ट शामिल करते हैं, नॉन कैश कॉस्ट हम मेनली इसमें इग्नोर करते हैं। एक एक्सेप्शन आएगी, मैं वो बता दूंगा आगे चल के, बट नॉर्मली हम सिर्फ कैश कॉस्ट लेते हैं रेलेवेंट कॉस्ट में। और सबसे अहम असूल रेलेवेंट कॉस्ट जिस पे परखी जाएगी, जो कॉस्ट इस असूल पे पूरी उतरेगी वो रेलेवेंट है, जो इस असूल पे पूरी नहीं उतरी वो इरेलेवेंट है। रेलेवेंट कॉस्ट कौन सी है? जो हमारे डिसीजन यस या नो की वजह से बदलती है, जो खर्चा मेरे डिसीजन की वजह से, फॉर एग्जांपल मैं डाइस की कॉस्ट की बात कर रहा हूं ना, तो मैं डाइस बनाऊंगा तो मेरी जेब से पैसा जाएगा, डाइस नहीं बनाऊंगा तो पैसा नहीं जाएगा, वो रेलेवेंट है। फॉर एग्जांपल मुझे ये डाइस का ऑर्डर अगर मिलता है तो इसके लिए मुझे काफी ज्यादा स्पेस चाहिए होगी। मैंने अपनी फैक्ट्री में नजर दौड़ाई स्पेस के लिए। केस नंबर 1, मुझे फैक्ट्री में इस डाइस बनाने के लिए जो स्पेस चाहिए वो नजर नहीं आई। मैं इसकी कॉस्ट का अंदाजा करना चाह रहा हूं कि भैया मैं जब डाइस बनाऊंगा 500 तो मेरी जेब से पैसा कितना लगेगा। मैंने नजर दौड़ाई, मुझे ये डाइस बनाने के लिए फैक्ट्री में स्पेस नजर नहीं आई, तो मैंने फिर सोचा कि अगर ये मुझे ऑर्डर मिला तो मुझे 2 महीने के लिए साथ एक स्पेस किराए पे लेनी पड़ेगी और उसका किराया 50,000 रुपये महीना है। अब मैं जब इस डाइस की कॉस्ट मेजर कर रहा हूं तो क्या मुझे वो स्पेस का किराया इस कॉस्ट में शामिल करना चाहिए? यस, बिकॉज अगर ये ऑर्डर मिलेगा तो वो मुझे किराया पे करना है, अगर ये ऑर्डर नहीं मिलता तो मुझे किराया पे नहीं करना। केस नंबर 1 कि मुझे इस डाइस को बनाने के लिए जो स्पेस चाहिए, मुझे नजर आ रहा है कि वो स्पेस मुझे अलहदा से किराए पे लेनी पड़ेगी। अगर ये ऑर्डर आ गया मुझे स्पेस किराए पे लेनी पड़ेगी, उसका किराया 50,000 रुपये महीना है, 2 महीने के लिए स्पेस किराए पे लेनी पड़ेगी। फिर ये ऑर्डर बनेगा तो भाई वो 2 महीने का किराया 1 लाख डाइस की कॉस्ट में ऐड होना चाहिए, क्योंकि वो रेलेवेंट है। वो ऑर्डर मिलने की सूरत में मुझे पे करना पड़ेगा, ऑर्डर नहीं मिलता तो मैं पे नहीं करूंगा। केस नंबर 2, मैंने इसके लिए जो स्पेस चाहिए, मैंने फैक्ट्री का सर्वे किया और मुझे पता लगा मेरी फैक्ट्री में ये हॉल इतना सा पोर्शन खाली पड़ा है। किराए पे ली थी मैंने फैक्ट्री आज से 2 साल पहले, लेकिन मैं सिर्फ इसी आधे हॉल में ही अपना काम चलाई जा रहा था अभी तक। इस हॉल की मुझे जरूरत नहीं पड़ी है, खाली पड़ा है। तो ये ऑर्डर आ जाएगा तो मैं इस हॉल में कारपेंटर बिठा दूंगा, यहां बैठ के वो काम कर लेंगे। तो क्या जनाब मुझे अपने एग्जिस्टिंग हॉल में यहां पे वर्कर बैठाने पे कोई किराया इजाफी देना पड़ा? किराया तो मेरे हॉल का 1 लाख जा रहा है भाई, आधा हॉल लेकिन खाली पड़ा था। अब मैं ये डाइस इस आधे खाली हॉल में बना लूंगा, तो इस आधे खाली हॉल में बनाने की वजह से मेरी जेब से कोई किराया की बाद में पैसा जाएगा? नो। ऑल्दो इस हॉल का किराया मैं पे कर रहा हूं, लेकिन उस किराए का ताल्लुक इस ऑर्डर से, मतलब ये ऑर्डर यस हो या ये ऑर्डर नो हो, किराया तो जाना है। इसका मतलब इस फैसले की वजह से, इस ऑर्डर मिलने की वजह से मेरी जेब पे कोई बोझ नहीं आएगा। ये बेसिक असूल याद रखना रेलेवेंट कॉस्टिंग का। डिसीजन मेकिंग इज ऑलवेज अबाउट फ्यूचर। हमसे फ्यूचर के बारे में पूछा जाएगा, हमें फ्यूचर में ये टेबल कितने का बेचना चाहिए, या फ्यूचर में हमें कौन सी प्रोडक्ट बनानी चाहिए, हमेशा फ्यूचर की बात होगी। और फ्यूचर की बात जब भी होगी आपको याद रखना है, हमें हमेशा रेलेवेंट कॉस्ट, फ्यूचर की कॉस्ट मेजर करनी है। फ्यूचर की कॉस्ट रेलेवेंट होती है और वो इन असूलों पे परखी जाती है। हम ग्रेजुअली लर्न करेंगे। चैप्टर 10 में जो जनरली क्वेश्चन आते हैं वो रिलेटिवली आसान होते हैं। चैप्टर 10 में कॉन्सेप्ट जो है वो सिर्फ रेलेवेंट कॉस्टिंग का कॉन्सेप्ट है, इसके क्वेश्चन आसान होते हैं। लेकिन इसी कॉन्सेप्ट को लेकर जब हम चैप्टर 11 में जाते हैं तो वहां पे जैसे मैंने कहा आसान सवाल भी मिल सकते हैं, मुश्किल सवाल भी मिल सकते हैं। तो इंशाअल्लाह हम इस कॉन्सेप्ट को पहले यहाँ पे समझेंगे, इसको हम कोशिश करेंगे अपने सामने सिंप्लीफाई कर लें विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। रेलेवेंट कॉस्टिंग के कॉन्सेप्ट को अप्लाई करने के लिए हमारे पास कुछ डायग्राम भी सपोर्ट में अवेलेबल है। इन डायग्राम की मदद से सिंप्लीफाई करेंगे, इस चैप्टर को ग्रिप में लाएंगे, फिर इंशाअल्लाह हम चैप्टर 11 की तरफ मूव करेंगे, जहाँ पे हमें कुछ चैलेंजिंग कॉन्सेप्ट भी, कॉन्सेप्ट नहीं चैलेंजिंग क्वेश्चन मिलेंगे। कॉन्सेप्ट उसमें डिस्कशन इतनी मुश्किल नहीं है,
लेकिन उसके क्वेश्चन ज़रा मुश्किल हो जाते हैं। तो कॉन्सेप्ट समझना, इलस्ट्रेशन को समझना, वहाँ पे इतनी दिक्कत नहीं हमें होने वाली। तो आज के लिए इतना ही। बाकी इंशाअल्लाह कल के लेक्चर में हम इस रेलेवेंट कॉस्टिंग की डिस्कशन को आगे लेके चलेंगे।